लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखे थे? पीपीएम का मतलब क्या था कि कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट के रिस्पेक्ट में। किसी भी कंपोनेंट के कितने पार्ट प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू 1 मिलियन पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीएम। क्लियर? अब पीपीएम का फॉर्मूला देखा जाए तो पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, मतलब जिस कंपोनेंट का बात कर रहे हैं उसका जो है टोटल पार्ट कितना है, और पूरे सॉल्यूशन में सारे कंपोनेंट्स का पार्ट कितना है, गुने 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 का मतलब क्या हुआ? 1 मिलियन। क्लियर? इसको कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए हम लोग का जो है पीपीएम ऐसे आ गया, एक्स पीपीएम। एक्स पीपीएम आ गया वैल्यू, पीपीएम का वैल्यू कितना आ गया? कंसंट्रेशन का वैल्यू एक्स पीपीएम। तो इसे क्या क्या डाटा लिख सकते हैं? 3 डाटा, एक तो सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट, और तीसरा जो है सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए पीपीएम जो है, पीपीएम को जब हम लोग बात करते हैं ना, तो पीपीएम जो है 2 रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं। या तो पीपीएम के हम लोग जो है पीपीएम को या तो हम लोग मास के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, या पीपीएम को जो है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। हम लोग पीपीएम को मास के रिस्पेक्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी। अगर मान लीजिए हम लोग का दिया हुआ है एक्स पीपीएम बाई मास, एक्स पीपीएम बाई मास दिया है, तो इससे क्या क्या डाटा लिख सकते हैं? तो पहले तो मास ऑफ सॉल्यूट, तो कितना लिख देंगे? एक्स ग्राम। डिफिनीशन क्या कहता है कि कितना जो है पार्ट प्रेजेंट है किसके रिस्पेक्ट में? 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। यानी कि जो है सॉल्यूट का अगर जो है मास x ग्राम है तो सॉल्यूशन का कितना होगा? 10 टू पावर 6 ग्राम, मतलब 1 मिलियन ग्राम। और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, यानी कि कितना हो जाएगा? 10 टू पावर 6 माइनस x ग्राम। क्लियर? और ये लगभग जो है आपका यही रह जाएगा, 10 टू पावर 6 ग्राम है। ठीक है, क्योंकि सिंपल सोचिए, यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन 10 पर 6 है, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे तो लगभग जो है उतना ही रह जाएगा। अगर यहाँ पे 15 पीपीएम दे दिया है, ठीक है, तो यहाँ 10 के पावर 6 मतलब 10 लाख में से जो है 15 ग्राम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सॉल्वेंट, उतना ही रहेगा। क्लियर? एग्जाम्पल से समझा जाए। जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक रिवर है, रिवर जो है रिवर का वाटर कंटेमिनेटेड है, मतलब गंदा है, ठीक है, और कंटेमिनेशन का परसेंटेज मतलब कंसंट्रेशन दिया है कि 15 पीपीएम है। कंटेमिनेशन का कंसंट्रेशन का परसेंटेज कितना दिया है? कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है कंटेमिनेशन का? 15 पीपीएम। अब यहाँ से जो है हम लोग को जिन्हें निकालना है क्या? मास परसेंटेज, मास परसेंटेज निकालना है। तो इसी के अनुसार कैसे करेंगे हम लोग? सॉल्यूट कितना लिख देंगे? 15 पीपीएम है तो सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 15 ग्राम। सॉल्यूशन कितना? तो 1 मिलियन के रिस्पेक्ट में, यानी कि 10 टू द पावर 6 ग्राम। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 टू द पावर 6 माइनस 15। 10 लाख में से 15 रुपए गायब हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी कि 10 लाख में से 15 गायब कर देंगे तो लगभग कितना होगा? उतना ही होगा, 10 टू पावर 6 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग को निकालना क्या है? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 15। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 10 टू द पावर 6 इनटू 100। ये क्या है? फॉर्मूला है हम लोग का, किसका? मास परसेंटेज का। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 10 के पावर 6 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर क्या हो जाएगा? 10 के पावर 6 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर माइनस 6 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर माइनस 4। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज। इस पीपीएम को कन्वर्ट कर दिए किसमें? मास परसेंटेज में। क्लियर? तो मास परसेंटेज से इस टाइप से क्वेश्चन उठ सकता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, सॉल्युबिलिटी। हम पहले क्लास में ही बताया है कि पहले तो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, फिर सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ, फिर वेपर प्रेशर। ठीक है, इस टाइप से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ, और साथ में जो है वेपर प्रेशर भी डील करेंगे। क्लियर? तो अब देखते हैं इसमें टॉपिक क्या? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं घुलनशीलता।
सॉल्युबिलिटी क्या है? तो जब हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी का मतलब हो गया कि एक दिया गया अमाउंट होगा, सॉल्वेंट का दिया गया अमाउंट होगा, उस सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट ऐड हो सकता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूट। दिए गए सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट ऐड हो सकता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। ठीक है, कैसे लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a given amount of solvent, मतलब दिए गए सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट कितना मैक्सिमम हम लोग जो है मैक्सिमम अमाउंट, दिए गए सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कितना मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। क्या? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड दैट कैन बी डिजॉल्व्ड, कितना डिजॉल्व हो सकता है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। क्लियर? अब ये गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मेनली हम लोग अमाउंट लेके चलते हैं 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट में जो है कितना मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो है हम लोग 100 ग्राम वाटर ले लिए और इसमें मैक्सिमम शुगर ऐड कर पा रहे 15 ग्राम, यानी कि ये जो है 15 ग्राम सॉल्युबिलिटी फैक्टर को डिफाइन कर रहा है। फिर तो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ? कितना मैक्सिमम सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं दिए गए सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में या 100 ग्राम सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। और जब भी सॉल्युबिलिटी डिफाइन करते हैं तो एक टर्म तो फिक्स रहेगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर हम लोग का क्या होगा? कांस्टेंट। तो सॉल्युबिलिटी जब भी डिफाइन करना हो तो ये लाइन बोलना नहीं भूलेंगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। क्लियर? इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, इसको क्या बोल देंगे हम लोग? सॉल्युबिलिटी। क्लियर? अब सॉल्युबिलिटी के बाद जो है नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक जो आता है वो है सॉल्युबिलिटी में जो है इसको जैसे ही डील करते हैं तो दो तरह का सॉल्यूशन सामने आता है। एक जो है सॉल्यूशन होता है हम लोग का सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सैचुरेटेड और दूसरा सॉल्यूशन क्या होता है हम लोग का? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन का बात करते हैं और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब हो गया एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट ऐड हो सकता है। द सॉल्यूशन इन विच फर्दर या मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नो फर्दर सॉल्यूट कैन बी एडेड, जिसमें और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर पाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। क्लियर? तो सॉल्युबिलिटी फैक्टर हम लोग किस लेवल पे बात करते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लेवल पे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना जो मैक्सिमम सॉल्यूट मिल गया होगा उस वो सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी। क्लियर? अब सॉल्युबिलिटी के बाद जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बाद हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी में कि किस किस फैक्टर पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। तो सॉल्युबिलिटी में जो है मेनली हम लोग बात करेंगे, एक तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जब जो है सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं या गैस को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो कौन कौन सा फैक्टर जो है सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करे देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर। तो इसमें 3 फैक्टर, दोनों में ही 3 फैक्टर आएंगे। 3 फैक्टर करने के बाद सबसे पहला फैक्टर होगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो देखिए नेचर ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्वेंट का बात करते थे, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट में बात करते हैं तो सॉल्वेंट जो है 2 तरह का होगा,
या तो सॉल्वेंट पोलर होगा या नॉन पोलर। तो सॉल्यूट भी दो तरह का होगा, पोलर या नॉन पोलर। जब सॉल्युबिलिटी का बात करेंगे तो कहाँ पे ज्यादा होगा, तो वहां पे एक टर्म काम करेगा, एक लाइन काम करेगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब जो जैसा होगा वैसे में घुलना पसंद करेगा। ठीक है, अब इसमें जो है नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या बता सकते हैं, अगर जो हम लोग का सॉल्यूट पोलर है, अगर हम लोग का सॉल्यूट क्या है, पोलर है, तो सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए हम लोग का, पोलर। ठीक है, यानी कि अगर पोलर सॉल्यूट होगा तो ज्यादा डिजॉल्व में किस में होगा, पोलर सॉल्वेंट में, जैसे वाटर में। क्लियर, और नॉन पोलर सॉल्यूट होगा तो वाटर में ज्यादा डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। क्लियर। इसी तरीके से जो है दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के साथ साथ क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ेगा कि घटेगा। तो जब सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं तो दो तरह का सॉल्यूशन सामने आता है। एक सॉल्यूशन सामने आता है एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन, और दूसरा एंडोथर्मिक सॉल्यूशन। अब हम लोग को पता होना चाहिए कि एक्सो का मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, जिसमें हीट क्या हो, एब्जॉर्ब हो, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक सॉल्यूशन, मतलब हीट की जरूरत हो। और एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन क्या हो गया, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हीट जो है इवॉल्व हो, मतलब हीट बाहर निकले। क्लियर, यानी कि इसमें जब एक्सोथर्मिक बात करें तो इसमें हीट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, मतलब कम टेम्परेचर का जरूरत है। यानी कि जब बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और वो भी ऐसे सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक इन नेचर है, तो वहां पे कौन सा टेम्परेचर फेवर करेगा, कम टेम्परेचर फेवर करेगा। रीजन क्या है, इस केस में जो है हीट बाहर रिलीज होता है। क्लियर। और एंडोथर्मिक सॉल्यूशन का बात करेंगे तो इसमें हीट का जरूरत है, यानी कि इसमें जितना ही टेम्परेचर रखेंगे उतना ही सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। क्लियर। तो जब टेम्परेचर का बात करते हैं सॉलिड को लिक्विड में मिलाते समय, तो उसमें या तो सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक मिलेगा या एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मिलेगा तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, और एंडोथर्मिक मिलेगा तो टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। देखिए एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम लोग, जैसे जो है जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक में हम लोग जो क्या करते हैं, वहां पे देखते हैं मेनली कि ठंडा कोल्ड ड्रिंक हो तो ज्यादा बेटर हो। क्लियर, ठंडा कोल्ड ड्रिंक हो तो ज्यादा बेटर होगा। रीजन क्या होता है, ठंडा होता है तो उसमें जो है बबल्स आसानी से बाहर निकलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा अमाउंट में गैस मिले होते हैं। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में गैस मिले होते हैं क्योंकि ठंडा होता है, मतलब टेम्परेचर कम होता है। वही बात है यहाँ, टेम्परेचर कम तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। क्लियर। उसमें तीसरा जो है फैक्टर है वो है प्रेशर। तीसरा फैक्टर क्या है, प्रेशर। तो जहां हम लोग प्रेशर का बात करते हैं तो सॉलिड पे प्रेशर का कोई जबरदस्त इफेक्ट नहीं पड़ पाता है, तो प्रेशर का कोई मार्क्ड इफेक्ट नहीं होता है। सॉलिड क्या है हम लोग का, यहाँ पे सॉलिड है, और सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे तो उस प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मेनली ये जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड दो ही फैक्टर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दूसरा जो है टेम्परेचर। क्लियर। इसी तरीके से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी तीन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एक तो नेचर, और दूसरा क्या है टेम्परेचर, और तीसरा प्रेशर। जब नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बात करेंगे तो इसमें भी वैसा ही होगा। अगर गैस पोलर होगा तो सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, पोलर, और गैस नॉन पोलर होगा तो सॉल्वेंट भी क्या होना चाहिए, नॉन पोलर, तभी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। क्लियर। उसी तरीके से टेम्परेचर का भी बात करेंगे, तो टेम्परेचर में यहाँ पे क्या बात किए थे, एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, और एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। और इस केस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में, तो जब भी गैसियस सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो सब के सब एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक कहने का मतलब क्या होगा, हीट बाहर निकलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे हीट जब बाहर निकलो सब के सब जो है गैसियस सॉल्यूशन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक में होते हैं। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम, यानी कि जब भी गैस को मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर कम होना चाहिए। जो अभी एग्जांपल दिए हैं कोल्ड ड्रिंक वाला, वो ज्यादा फिट यहाँ पे होगा। कोल्ड ड्रिंक में जो है गैस मिला होता है अंदर में, और ज्यादा गैस तब मिला होता है जब टेम्परेचर क्या हो, कम। तभी जो है हम लोग फ्रिज जो है कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें जो है गैस का अमाउंट ज्यादा होता है। तीसरा क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर का जब हम लोग बात करते हैं तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी।
गैस का सॉल्युबिलिटी जो है किसी लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के। ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ज्यादा गैस को मिला पाएंगे लिक्विड में, कम प्रेशर अप्लाई कर पाएंगे तो कम। यही रीजन है कोल्ड ड्रिंक को जो है हाई प्रेशर में चिल्ड किया जाता है ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा गैस उसमें डिजॉल्व हो सके। क्लियर, समझ में आइए, ठीक है। दोनों में ही 3 फैक्टर होंगे, इसमें एक फैक्टर काम नहीं करेगा, प्रेशर सॉलिड को जब लिक्विड में मिला रहे हैं तो, लेकिन जब गैस को लिक्विड में मिला रहे हैं तो प्रेशर का भी इफेक्ट होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। क्लियर है। अब सॉल्युबिलिटी को जो है बताने के लिए एक लॉ भी आया था, वो लॉ क्या है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, हेनरी एक साइंटिस्ट थे जो एक लॉ दिए जिसको हम लोग बोले हेनरीज लॉ। तो देखिए हेनरीज लॉ समझते हैं, हेनरीज लॉ। तो देखिए हेनरी लॉ क्या बोलता है कि कितना सॉल्यूट मिक्स कर पाएंगे किसी सॉल्वेंट में, वो डिपेंड करता है कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है। अभी हम लोग समझे हैं कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी, तो यहाँ भी वैसा ही होगा कि हेनरी लॉ क्या कहता है, द मास ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड, that can be dissolved in a given solvent, in a given amount of solvent is proportional to, किसके प्रोपोर्शनल होगा, किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे, इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर या प्रेशर अप्लाइड बाय, प्रेशर अप्लाइड, कितना हम लोग बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कितना जो है सॉल्यूट यानी कि गैस मिक्स हो पाएगा दिए गए वाटर में। क्लियर। इसके अनुसार क्या लिखेंगे, मास कितना जो है सॉल्यूट का कितना मास जो है डिजॉल्व हो पाएगा। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, गैस है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, गैस है। हेनरी लॉ मेनली किसके लिए आया था, गैस के लिए, मतलब वोलेटाइल मतलब जो वेपर में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। ये क्या बोले थे कि कितना गैस डिजॉल्व हो पाएगा वो डिपेंड करता है कितना प्रेशर अप्लाई किए। अच्छा, जैसे ही प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो क्या होता है, प्रोपोर्शन का साइन हटाते ही एक इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, तो m बराबर k इंटू पी। अच्छा, यहाँ से p का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, k इधर आएगा तो 1/k हो जाएगा, अब पहले से इधर m है, तो यही हम लोग का क्या हो गया, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या बोलता है कि मास कितना डिजॉल्व होगा सॉल्यूट का वो डिपेंड करता है कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे 1/k जो आया इसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ये हेनरी लॉ से आया है कांस्टेंट, इसीलिए बोले हम लोग इसको हेनरीज कांस्टेंट। क्लियर। अब हेनरीज कांस्टेंट के बाद जो हेनरी लॉ को जो है दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया गया, हेनरी लॉ को दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया गया है। वो तरीका क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे एक टर्म हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़े थे, क्या, मोल फ्रैक्शन। कंसंट्रेशन टर्म एक पढ़े थे मोल फ्रैक्शन, तो उसके टर्म में डिफाइन किया गया है। ये बताए थे कि मोल फ्रैक्शन को ये हेनरी लॉ जो है क्या बोल दिए थे, अब मोल फ्रैक्शन को ये बता दिए थे एक मेजर है, इज अ मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी। हेनरी लॉ जो है अब सॉल्युबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिए, मोल फ्रैक्शन यानी कि x से। अब ये हेनरी लॉ जो है कैसे इस टर्म में डिफाइन किए मॉडिफाइड फॉर्म में, तो बताएं कि द पार्शियल प्रेशर, कैसे कह सकते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन। बोले हैं कि सॉल्युबिलिटी को मेजर कौन कर रहा है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन। तो ये हेनरी लॉ को मॉडिफाइड फॉर्म में कैसे कहेंगे, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उस पे जो है मोल फ्रैक्शन डिपेंड करेगा। मोल फ्रैक्शन कहने का मतलब कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगा। क्लियर? इनके अनुसार कैसे बताएंगे कि कितना जो है प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसी पे डिपेंड करेगा सॉल्युबिलिटी यानी कि मोल फ्रैक्शन। अच्छा, प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? एक इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट। और यहाँ पे जो कांस्टेंट हम लोग का आएगा उस कांस्टेंट को बोलेंगे हेनरीज कांस्टेंट। मतलब वहां पे 1/k, ऊपर में जो हम लोग का आया था 1/k और यहाँ पे k दोनों क्या है? सेम ही। क्लियर? समझ में आया? हेनरी लॉ। हेनरी लॉ दूसरे टर्म में मॉडिफाइड फॉर्म में क्या कहा गया है? मोल फ्रैक्शन जो होगा गैस का वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा किस पे? प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? ये हम लोग का हेनरी लॉ हो गया। सॉल्युबिलिटी टर्म यहाँ तक खत्म। अब हम लोग को आगे पढ़ना है वेपर प्रेशर और रॉल्स लॉ। क्या है? वेपर प्रेशर और रॉल्स लॉ। तो उसको समझते हैं। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर टर्म क्या है? वेपर प्रेशर मतलब वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगेगा उसको क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। देखिए समझते हैं कैसे। देखिए जैसे एक कंटेनर ले लिए, क्लोज कंटेनर, ठीक है। क्लोज कंटेनर को हीट करना शुरू कर दिए, इसमें कुछ लिक्विड ले लिए, ठीक है। हीट करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे जो है जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल होगा, सरफेस का जो लिक्विड मॉलिक्यूल होगा वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? सरफेस का लिक्विड मॉलिक्यूल धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और समय के साथ साथ ये वेपर मॉलिक्यूल का संख्या क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। इसमें जो है कंटेनर के अंदर वेपर मॉलिक्यूल्स का संख्या क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। अब वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं तो उनके बीच में कॉलिजन भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। कॉलिजन भी बढ़ते जाएगा। और कॉलिजन बढ़ते जाएगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स आपस में, वेपर मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होने का मतलब पहले तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुए थे, अब आपस में टकरा के कोलाइड करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेपर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अब लिक्विड में, ठीक है। एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाते गए, सॉरी हीट करते गए तो वेपर मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे क्या होते गया? बढ़ते गया। तो वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ते गए तो एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा वेपर मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके कंडेंस हो जाएंगे, मतलब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फिर से लिक्विड में। वो स्टेट एक इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। क्यों? क्योंकि इस समय क्या होगा कि जितना मॉलिक्यूल जो है लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही लिक्विड मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है? उतना ही जो है वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड में। मतलब कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना और वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होने का रेट क्या होगा? सेम। और इस केस में जो भी वेपर मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के अंदर होंगे वो लिक्विड के ऊपर जो भी प्रेशर लगा रहे होंगे उसको क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। क्या बोले वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि वेपर मॉलिक्यूल्स के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे लगाया गया प्रेशर कब? जब वेपर और लिक्विड के बीच में क्या एस्टेब्लिश हो जाए? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए, तो उस समय उसको क्या बोल देंगे? वेपर प्रेशर। क्लियर? वेपर प्रेशर क्या हुआ? द pressure applied by vapor molecule. The pressure applied by vapor molecule over the liquid surface. लिक्विड सरफेस के ऊपर जो है वेपर कितना प्रेशर लगा रहा है? द प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर मॉलिक्यूल ओवर द लिक्विड सरफेस। ये कब कंडीशन होगा? जब वेपर और लिक्विड फेज के बीच में क्या हो जाए? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए। when there is equilibrium established between vapor and
लिक्विड फेज। जब वेपर और लिक्विड फेज के बीच में जो है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए, वेपर और लिक्विड फेज के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ वेपराइजेशन। उस समय वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगेगा लिक्विड के सरफेस पे उसको बोल देंगे वेपर प्रेशर। क्लियर। अब वेपर प्रेशर के बाद जो है हम लोग देखेंगे किस किस फैक्टर पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर मेनली दो ही फैक्टर पे डिपेंड करेगा। वेपर प्रेशर मेनली दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक तो फैक्टर हम लोग का होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स और दूसरा फैक्टर होगा टेम्परेचर। इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या कह सकते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल, या इंटर पार्टिकुलर बोलेंगे तो पार्टिकल फोर्स, मतलब पार्टिकल या मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है। अब देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्स कहने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है मॉलिक्यूल के बीच में, उस पर डिपेंड करेगा क्या, वेपर प्रेशर। अगर जो है हम लोग का जो लिक्विड सरफेस है, ठीक है, लिक्विड जो है उस लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, मतलब आपस में वो जो है ज्यादा स्ट्रांगली कंबाइंड हो, तो वो वेपर में कन्वर्ट होना नहीं चाहेंगे, मतलब वहां पे वेपर में कन्वर्ट होने का रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वो भी घट जाएगा। जब लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम। रीजन क्या है, वेपर मॉलिक्यूल्स ही कम हो जाएंगे। क्लियर। और दूसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। तो ये तो हम लोग को सिंपल पता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना ही ज्यादा क्या होते जाता है, वेपर मॉलिक्यूल बढ़ते जाता है। यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर के साथ साथ वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा। रीजन क्या होगा, वेपर मॉलिक्यूल बढ़ेगा। तो दो फैक्टर हुआ, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स और दूसरा क्या हुआ, टेम्परेचर। इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर कम होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यहाँ पे टेम्परेचर के साथ साथ क्या है रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। और इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ रिलेशन क्या था, वेपर प्रेशर का इनवर्स वाला, मतलब ये ज्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज्यादा। क्लियर। ये क्या हुआ हम लोग का, वेपर प्रेशर किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। अब जो है हम लोग जो है वेपर प्रेशर को रिलेट करेंगे, वेपर प्रेशर को पढ़ेंगे किसके मदद से, रॉल्स लॉ की मदद से। वेपर प्रेशर को रॉल्स लॉ की मदद से। तो अब टॉपिक हम लोग डाल लेंगे क्या, वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लॉ। वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लॉ। अब देखिए जब हम लोग वेपर प्रेशर का बात करते हैं तो मेनली हम लोग को दो तरह के जो है वेपर प्रेशर के बारे में डील करना है। एक तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिला रहे हैं तो उस समय लगने वाला वेपर प्रेशर, उसके बारे में रॉल्स लॉ क्या कहे हैं। दूसरा जो है वेपर प्रेशर ऑफ गैस सॉलिड इन लिक्विड। दूसरा हम लोग को डील क्या करना है कि जब लिक्विड में सॉलिड को मिला रहे हैं तो उस समय जो है वेपर प्रेशर क्या है उसके बारे में बताया है रॉल्स लॉ। तो दो केस के बारे में, एक तो लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिला रहे हैं, मतलब सॉलिड भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो उस समय वेपर प्रेशर को कैसे डील करेंगे। और दूसरा जो है सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, उस समय वेपर प्रेशर को कैसे डील करेंगे। क्लियर। तो डील करते हैं। सबसे पहला टॉपिक लेके चलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अब देखिए एक होता है टर्म वोलाटाइल, एक टर्म होता है वोलाटाइल और एक होता है नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। जब हम लोग वोलाटाइल का बात करेंगे तो वोलाटाइल का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो किसमें कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलते हैं वोलाटाइल। और नॉन वोलाटाइल का मतलब जो वेपर में कन्वर्ट
जो वेपर में कन्वर्ट ना हो उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल सब्सटेंसेस में मेनली हम लोग लेके चलेंगे किसको, लिक्विड को, क्योंकि लिक्विड को जो है जैसे ही हीट करते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। तो लिक्विड को क्या बोलते हैं हम लोग, वोलेटाइल, और जो है सॉलिड को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो बीच बीच में ये टर्म आएगा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। समझते हैं आगे। अब इसमें देखिए क्या है पहला टॉपिक, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। कहने का मतलब यहाँ पे जो है सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, मतलब सॉल्यूट भी क्या है, वोलेटाइल है, और सॉल्वेंट भी क्या है, वोलेटाइल। इससे क्या अंदाजा लगा, इससे अंदाजा ये लगा कि जब हम लोग हीट करेंगे तो ये भी जो है वेपर में कन्वर्ट होगा और ये भी वेपर में कन्वर्ट होगा। यानी कि हम लोग के कंटेनर के अंदर जो है जो भी होगा वेपर प्रेशर वो इस सॉल्यूट के कारण भी होगा और सॉल्वेंट के कारण भी होगा। वेपर प्रेशर दोनों के कॉम्बिनेशन से होगा, सॉल्यूट के कारण भी और सॉल्वेंट के कारण भी। रीजन दोनों के दोनों ही क्या है, वोलेटाइल है, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाने वाले हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, एक कंटेनर है जिसके अंदर जो है दो कंपोनेंट है ए और बी। एक जो है ये भी लिक्विड है और दूसरा भी लिक्विड है। एक ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, दूसरा कम अमाउंट में। जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा सॉल्यूट होगा, सॉरी सॉल्वेंट होगा, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो सॉल्यूट होगा। अब देखिए जैसे ही इसको हीट करना शुरू करेंगे हम लोग तो क्या होगा, इसका भी मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होगा और इसका भी मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होगा। मान लेते हैं इसके कारण जो मॉलिक्यूल बना उसके कारण जो प्रेशर लगा उसका प्रेशर P है, और इसके कारण जो मॉलिक्यूल बना मतलब वेपर बना उसके कारण जो प्रेशर लगा वो PV। ठीक है, तो रॉल्स लॉ क्या कहते हैं कि जब हम लोग जो है लिक्विड को लिक्विड के अंदर मिलाते हैं तो जो वेपर प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा उसके मोल फ्रैक्शन पे। किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, वेपर प्रेशर। ये किसके अनुसार डिसाइड हुआ है, रॉल्स लॉ के अनुसार। तो रॉल्स लॉ के अनुसार क्या कहेंगे कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी तरह अगर कंपोनेंट बी लेते हैं तो उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर उसके अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। यहां से जो है जैसे ही हम लोग अभी पढ़े हैं कि जहां भी प्रोपोर्शन का साइन होगा तो प्रोपोर्शन का साइन हटने के बाद क्या होता है, एक इक्वल और एक साथ में कांस्टेंट। तो यहां भी पीए बराबर क्या हो जाएगा, पीए बराबर पीए नॉट इंटू एक्स ए, और इसी तरीके से पीबी बराबर क्या होगा, पीबी नॉट इंटू एक्सपी। अब यहाँ पे पीए और पीबी, पीए नॉट और पीबी नॉट और एक्स ए और एक्सबी क्या है, तो पीए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। मतलब इस कंटेनर के अंदर दो दो जो है कंपोनेंट है, एक ए और एक बी, दो तरह की गैस है। तो इसके द्वारा दो तरह के लिक्विड है, इसके द्वारा जो प्रेशर लग रहा है, इस वेपर के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है उसको पीए बोल दिए, और इसके द्वारा जो प्रेशर लग रहा है पीबी। इसमें प्रेशर इस कंटेनर में दोनों ही जो है वेपर के द्वारा हो रहा है, ए और बी दोनों के द्वारा। इसलिए जो है एक के प्रेशर को क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किए पीए से। इसी तरह प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस बी इज पीबी। लेकिन जब पीए नॉट का बात करेंगे तो क्या है, जब सिर्फ गैस ए को लेके चलेंगे उस समय गैस ए के द्वारा जो प्रेशर लगेगा उसको पीए नॉट, मतलब कि यानी कि क्या हो गया, पीए नॉट क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस इन इट्स प्योर फॉर्म। मतलब जब अपने अकेले रहे तो उस समय गैस के द्वारा जो प्रेशर लगेगा उसको बोलेंगे प्रेशर इन इट्स प्योर फॉर्म। क्लियर। अकेले रहते समय जो प्रेशर लग रहा है उसको पीए नॉट से दिखाएंगे या पीबी नॉट से दिखाएंगे। क्लियर, समझ में आया। पीए नॉट और पीबी नॉट, पीए नॉट और पीबी नॉट क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस इन इट्स प्योर फॉर्म। क्लियर। ये क्या हो गया हम लोग का, गैस ए के द्वारा पार्शियल प्रेशर, ये गैस बी के द्वारा पार्शियल प्रेशर। और यहाँ पे जैसे ही रॉल्स लॉ लगाएंगे तो रॉल्स लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा, रॉल्स लॉ क्या कहते हैं, रॉल्स लॉ का है सॉरी, जैसे ही डाल्टन्स लॉ लगाएंगे तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि टोटल प्रेशर एक कंटेनर के अंदर जो होगा वो जो है सारे गैस के द्वारा जो प्रेशर होगा उसके सम के बराबर होगा। ठीक है,
डाल्टन्स लॉ के अनुसार क्या होगा, पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी। अब पी ए का मतलब क्या है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और पी बी का मतलब क्या है, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। क्लियर। अच्छा, हम लोग पहले ही पढ़े एक टर्म कि मोल फ्रैक्शन जो होता है एक्स ए प्लस एक्स बी, इसका वैल्यू क्या होता है 1। किसी एक का निकालना है तो दूसरे को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे अगर एक्स ए बराबर निकालना हो तो 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे पी ए नॉट इंटू एक्स ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। क्लियर। अब यहाँ से एक डाटा सामने आता है, क्या, तो टोटल प्रेशर भी जो होगा कंटेनर के अंदर या सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा डिपेंड करेगा किसी एक गैस के मोल फ्रैक्शन पे। देखिए यहाँ भी एक्स बी और यहाँ भी एक्स बी। ठीक है, टोटल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी डिपेंडेंट ऑन ओनली वन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, केवल एक ही गैस के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। टोटल प्रेशर विल डिपेंड ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ ओनली वन ऑफ द गैस। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक। ये हम लोग का क्या हुआ, रॉल्स लॉ, किसके लिए, लिक्विड इन लिक्विड फेज के लिए। ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए रॉल्स लॉ। इसको डिफाइन कर दे एक बार। रॉल्स लॉ क्या कहता है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, the partial pressure of the gas is directly proportional to its mole fraction। आप लोग जो है नोट्स का चिंता नहीं करेंगे, नोट्स जो है आपका जो है लिंक जो है दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें जो है नोट्स का जो है पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स जो है उसका जो है चिंता करना नहीं है, जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो है पीडीएफ जो है वहाँ लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया ये। अब इसका एक ग्राफ है वो देख लेते हैं, इसके बाद जो है क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनता है देखते हैं। देखिए क्या है ग्राफ, जैसे दो गैस है, दो हम लोग लेके चले ना लिक्विड, तो उसके कारण दो वेपर होंगे। एक वेपर होगा उसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए होगा, दूसरा का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स बी, एक्स ए और एक्स बी। अब देखिए ये हम लोग पढ़े हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी, मतलब एक सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जो है शुरू में अगर सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही कंपोनेंट हो तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सिर्फ एक्स ए का ही वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, तो एक्स बी एडवर्ड क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, सिर्फ ए ही गैस है तो इसके द्वारा ही सिर्फ प्रेशर लगेगा, और सिर्फ गैस ए के द्वारा ही प्रेशर लग रहा है तो इसका जो प्रेशर होगा वो अपने प्योर फॉर्म में होगा। क्लियर। इसी तरीके से जब गैस ए का अमाउंट घटाते जाएंगे लास्ट में ये 0 आ जाएगा, और गैस बी का अमाउंट बढ़ा देंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मोल फ्रैक्शन का वैल्यू सिर्फ क्या हो, मोल फ्रैक्शन सिर्फ किसके कारण हो, गैस बी के द्वारा, तो वहाँ पे एक्स बी बराबर 1। और चूंकि यहाँ पे सिर्फ गैस बी ही है तो प्रेशर सिर्फ क्या होगा, गैस बी का ही होगा। क्लियर। अब ग्राफ जब हम लोग बनाएंगे, ठीक है, तो एक तो हम लोग का पी ए होगा, पी बी हो गया, एक पी और दूसरा क्या हो गया, पी बी, और पी और पी बी को जैसे ही मिला दिए तो क्या हो गया, पी टोटल, और पी टोटल क्या होता है, पी ए प्लस पी बी के बराबर। ये ग्राफ समझिए, यहाँ पी ए नॉट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक्स ए बराबर 1 है, यहाँ पी बी नॉट क्यों है, क्योंकि एक्स बी बराबर 1 है। क्लियर। और दोनों को ज्वाइन करेंगे क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ के अनुसार, डाल्टन्स लॉ के अनुसार टोटल प्रेशर दोनों गैस के प्रेशर के बराबर, सम के बराबर। क्लियर। अब आगे जो है अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्लियर।
इतना ही आज के लिए, थैंक यू।